नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं कि सीटेट हम कैसे क्वालिफाई करें और जो 7 ट्रिक हम बताने वाले हैं इसके माध्यम से आप 100% हम बता देते हैं कि आप 100% आप यहां से सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने इस 7 ट्रिक को अपना लिया जो मैं अभी देने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप केवल ट्रिकी अंदाज को लें, आप केवल ट्रिक को अपनाएं और पढ़ें नहीं। इसके मैं बेहद खिलाफ हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बावजूद हम असफल रहते हैं, और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो बंदे पढ़ते नहीं हैं और वो क्वालिफाई करके ले जाते हैं और समाज में लोग उसे कहते हैं कि अरे ये तो बहुत पढ़ाकू था इसीलिए, और ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था इसलिए ये क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ऐसे हमें सुनने को मिलता है, ऐसे ताने आप लोगों ने भी कई बार सुने होंगे अगर आपने ऐसा किया है तो इसलिए केवल पढ़ाकू नहीं बल्कि हमें इंटेलिजेंसी के साथ, हमें ट्रिकी अंदाज में, हमें एक टेक्निक के माध्यम से प्रश्न का उत्तर खोजना है जिससे कि हम 100% सफल हो जाएं। तो अगर आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं या दिए हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि सीटेट की परीक्षा जो होती है वो कितने अंकों का, 150 अंकों का होता है। तो जो 150 अंकों का होता है इसको हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, 75 और 75। और 75 में ये 75 जो होता है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका होता है, अर्थात कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। और 75 जो होता है वो होता है आपका पेडागोजिकल। तो 75 क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट से रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, और 75 क्वेश्चन जो होता है आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन रहता है। तो ये तो सभी लोगों ने सुना होगा, ये देखा होगा। अब ये जो 75 क्वेश्चन सब रहते हैं इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम इतने लेंदी क्वेश्चन अब आने लगे हैं कि हमें पढ़ने में कई बार इतना समय लग जाता है, क्योंकि कई बार पढ़ना होता है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमारे समझ के बाहर होता है। तो हम उन प्रश्नों को कई बार पढ़ते हैं और ऐसा होता है बाद में कि हमारे पास समय नहीं रह जाता है, हम समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसके माध्यम से हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने इस ट्रिक को अपना लिया जो 7 ट्रिक है तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये गारंटी है। तो पहले ट्रिक पर आते हैं जो कि आपका आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को एक तरफ हम बताते हैं, दूसरी तरफ, अर्थात ट्रिक नंबर 1 हम कह सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में हम क्या करेंगे, तो पॉजिटिव जो हमारे तथ्य हैं, पॉजिटिव जो हमारे शब्द हैं या टैग वर्ड हम उसको कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? टैग वर्ड, टैग वर्ड्स। ये जो टैग वर्ड्स हैं वो टैग वर्ड्स आपको पॉजिटिव भी होता है, टैग वर्ड नेगेटिव भी होता है, जिसके माध्यम से आप निश्चित तौर पर करेक्ट आंसर को चुन पाने में समर्थ होंगे। पहला जो आता है वो चर्चा या अवसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है, और ध्यान रहे कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको लगाना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है या पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए पॉजिटिव हो गया, नहीं होना चाहिए नेगेटिव हो गया। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसके तथ्यों को पहले आपको जानना पड़ेगा। और अगर ये पॉजिटिविटी वाला अगर है प्रश्न, तो अगर चर्चा या अवसर अगर आपको प्रश्न के उत्तर में मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप आंख बंद करके यहां से क्वेश्चन को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो जो आपका विकल्प है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है प्रोत्साहन।
बच्चों को प्रोत्साहन देना ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि बच्चा को अगर आप कुंठित करेंगे तो वो नहीं होगा। तो प्रोत्साहन देना ये बहुत अच्छी बात होती है। इसीलिए प्रोत्साहन जैसे शब्द अगर रहे अगर विकल्प में, तो निश्चित तौर पर वो निश्चित तौर पर क्या होगा, तो सही होगा। फिर आपका कारण का पता। कारण का पता, किसी भी कारणों का पता लगाने के लिए, क्योंकि आप कोई भी काम अगर बच्चा करता है तो उसमें आपको कारण का पता लगाने हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। इसको ये अगर रहे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं या ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सृजनात्मकता, आज के समय में जो है वो सृजनात्मक बालक, चिंतनशील बालक, कल्पनात्मक, ये सब सारी चीज़ें इसमें ही आती हैं, समाहित होती हैं। तो चिंतनशीलता रहे, कल्पनाशीलता रहे, सृजनात्मकता रहे, ये सब अगर रहे तो निश्चित तौर पर आप जो हमारा ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गतिविधि आधारित। तो गतिविधि आधारित अगर ऐसा क्वेश्चन में रहे तो कि गतिविधि पर चर्चा करना है, गतिविधि आधारित आपको कोई पाठ्य योजना तैयार करना है या गतिविधि आधारित कुछ आपको बताने हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। फिर अर्थपूर्ण अधिगम, अगर प्रश्न के उत्तर में अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित हो तो निश्चित तौर पर आप उसको करेक्ट मानेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ही है। तो ये अर्थपूर्ण अधिगम आप। फिर आपका आता है कि अगर जिज्ञासु बच्चे अगर जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके प्रश्न भी या जिज्ञासा भी तभी आती है जबकि बच्चे समझ पा रहे हैं। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि आप पढ़ा रहे हैं और आप प्रश्न पूछे बच्चों को कि क्या समझ में आ रही है, तो अगर सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ, तो कई बार वो हाँ कह देते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको पुटअप करता है क्वेश्चन, तो वो तभी कर सकता है जबकि उसको वास्तव में समझ में आ रही है। दैट मीन्स वो जिज्ञासु है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन वो पुटअप कर रहा है। तो वो ऐसा रहे तो आप निश्चित तौर पर इसको क्लिक करेंगे। बाल केंद्रित, आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा ही है, बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा को ही केंद्र में रख करके उसके इर्द गिर्द ही शिक्षा घूमती है। आप यूं कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है और इसके तरफ ही एक तरफ ये इसी के इर्द गिर्द ये विद्यालय का वातावरण होगा, शिक्षक होंगे, उसकी पाठ्यचर्या होगी, उसकी सारी चीज़ जो है वो बच्चे के ही इर्द गिर्द घूमेगी। इसीलिए बाल केंद्रित ही शिक्षा आज के समय में चल रही है। तो आप अगर बाल केंद्रित शब्द है तो निश्चित तौर पर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा। निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो वो करेंगे, क्योंकि भाई पहले दिन से ही कोई सीख करके नहीं आता है। तो जब तक त्रुटियां नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा कैसे। तो ये त्रुटियां जो है वो अधिगम का हिस्सा होता ही है। आप कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो तब तक नहीं सीख पाते हैं जब तक आप उसमें त्रुटियां नहीं करते हैं। अगर एक साइकिल चलाना हो तो उसके लिए आपको कई बार गिरना पड़ता है, तब जाकर के आप साइकिल सीख पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कार्य को सीख रहे हैं उसमें त्रुटियां करना ही करना है, तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होता है। तो अगर ऐसा रहे तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर करके सीखना, ये जो मेथड है कि करके सीखना, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है कि आप करके, बच्चे अगर कोई भी चीज़ अगर करके सीखता है तो वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो खुद से वो चीज़ करके सीख रहा है। तो उसमें वो चिंतनशीलता भी विकसित होगी, उसको अधिगम भी होगा, वो हर एक चीज़ वो समझने में कामयाब होगा और वो कभी भी जिंदगी में भूलेगा नहीं। तो करके सीखना सबसे बेहतर शिक्षा में से एक आता है। फिर आपका हस्तपरक गतिविधि।
हस्तपरक गतिविधि, अगर मान लीजिए कि कोई भी शिल्पकला हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि वो हाथ से गतिविधियों को संपादित करने में समर्थ हो, चाहे वो मान लीजिए कि अगर बच्चा पेंटिंग कर रहा है, बच्चा कोई अगर सिलाई कढ़ाई वगैरह कर रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें ये जो हस्तपरक गतिविधियां हैं वो अगर है ऐसा, तो आप उसको ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर आप दैनिक जीवन से जोड़ना, आप जब भी पढ़ाते हैं तो आपका मेन मेथड ये होना चाहिए कि जो भी आप उदाहरण दें वो बच्चों के दैनिक जीवन से मेल खाता हो। ऐसा अगर उदाहरण आप देते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को ये सीखने में बहुत मदद होती है। तो आप जो भी करें तो वो क्या होना चाहिए, तो दैनिक जीवन से जोड़ने, अर्थात आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी गतिविधि करवा रहे हैं, कोई भी चर्चा करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ें करवा रहे हैं, तो उसको आप दैनिक जीवन से जोड़िए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन का आंसर रहे तो निश्चित तौर पर ये आपको ऑप्ट करना है। फिर समावेशी शिक्षा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। समावेशी शिक्षा अगर वो पॉजिटिव उसका अर्थ निकल रहा है तो निश्चित तौर पर इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा से संबंधित। फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। अब ये विभिन्न संदर्भों में अगर भाषा का प्रयोग बच्चा कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव आंसर होता है। इसको भी आप क्या करेंगे, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, अगर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित रहती हैं, तो अगर कोई भी चीज़ आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अगर पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों के समझने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ऐसा अगर रहे ऑप्शन तो निश्चित तौर पर आप इसको निश्चित तौर पर ऑप्ट कर सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। फिर आपका आता है विविध गतिविधियाँ, अन्य बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां हैं। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षा है, अगर वैसा आपका आंसर रहे तो निश्चित तौर पर आप उसको ऑप्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, आप बहुत कम समय में आप सही आंसर को चूज कर पाने में समर्थ हो रहे हैं, आपका समय बच रहा है, साथ ही आपका एकदम से करेक्ट भी हो रहा है। तो ये बहुत सारी टेक्निक हैं जो कि हमें अपनाना चाहिए। फिर सक्रिय, अर्थात सक्रियता, बच्चों को सक्रियता मतलब चाहे वो बच्चों की सक्रियता हो कक्षा में, चाहे वो शिक्षक की सक्रियता हो, दोनों अगर सक्रिय मोड में हैं तो निश्चित तौर पर जो अधिगम होगा वो निश्चित तौर पर अव्वल दर्जे का होगा। तो सक्रियता बहुत ही बेहतर चीज़ें होती हैं। तो ये भी अगर रहे, सक्रियता भी अगर रहे तो निश्चित तौर पर आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अब हम कुछ नेगेटिव जो हमारे कोड वर्ड हैं या टैग वर्ड हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो है वो केवल लड़के ही कर सकते हैं, केवल लड़कियां ही कर सकती हैं। ऐसा अगर केवल अर्थात वहां पर विभेद कर रहा है, तो ऐसा अगर रहे कि संगीत लड़कियां ही सीख सकती हैं या क्रिकेट लड़के ही सीख सकते हैं, ऐसा अगर रहे तो वो पार्टिसिपेशन होता है और वहाँ पर आपको नहीं जाना है। वहाँ देखते ही केवल शब्द आते ही आपको हट जाना है वहाँ से। फिर मात्र या ही, अगर ऐसा रहे कि मात्र लड़कियाँ या मात्र लड़कियाँ ही, मात्र लड़के ही, केवल लड़के ही, केवल लड़कियां ही, ऐसा अगर कोई भी कोड वर्ड रहे, टैग वर्ड रहे, तो आपको देखते ही आपको वहां से भाग जाना है, वहां से आपको छोड़ देना है। फिर हतोत्साहित, आपको प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। आज के समय में आप आंख नहीं दिखा सकते हैं, आप डांट नहीं सकते हैं, आप मार नहीं सकते हैं, आप दंड नहीं दे सकते हैं, तो आप हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हतोत्साहित करेंगे तो वो कुंठाग्रस्त हो जाएगा और वो वैसा आपको नहीं करना है। वैसा भी अगर कुछ ऑप्शन रहे तो आपको भाग जाना है वहाँ से। कठोर सजा, अरे भैया कठोर सजा आप देंगे क्या?
ये प्रावधान खत्म हो चुका है। 2009 के जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, उसमें ये सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है। तो आपको सज़ा वजह तो के बारे में तो अपने मन से ही सब कुछ निकाल देना है। तो कठोर सज़ा या सज़ा ऐसा कुछ देखेंगे तो आपको वहाँ से हट जाना है। फिर रटना रटाना, ये सब भी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपको रटना रटाना नहीं है बल्कि समझाना है। कोई भी चीज़ों को बताना है, समझाना है, उसके दिमाग में आ जाए ऐसा काम करना है, गतिविधि करना है, चर्चा करनी है, लेकिन आपको रटना रटाना नहीं है। तो वहाँ भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, ऐसा आंसर रहे, तो वहाँ से आपको भाग जाना है। फिर व्याकरण, आप कहेंगे कि सर व्याकरण तो व्याकरण है, उस वहाँ से क्यों हट जाएं? तो व्याकरण, छोटे बच्चों में आप व्याकरण की शिक्षा अगर आप देते फिरेंगे तो बच्चे के दिमाग घूम जाएंगे और बच्चे एकदम से व्यग्र हो जाएंगे, वो हतोत्साहित हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और निष्क्रिय होते ही वो क्या होगा, तो यहाँ से जो बच्चों की सक्रियता है वो दूर हो जाएगी, और फिर आपकी जो टीचिंग है वो एकदम से इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। तो इसलिए व्याकरण भी आप अगर रहे तो वहाँ से आपको हट जाना है। फिर शिक्षक केंद्रित, जैसे कि मैंने बताया कि आज जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों को ही ध्यान में रख करके उसके ही इर्द गिर्द संपूर्ण शिक्षा घूमती है। तो इसीलिए शिक्षक केंद्रित नहीं। आपको याद होगा अगर कि जब हम लोगों का समय था तो बहुत, अगर कोई भी चीज़ हमने नहीं किया, अगर टास्क को कंप्लीट नहीं किया, तो वहाँ पर बड़ी कुटाई होती थी। और उतना ही नहीं, बड़ी कुटाई वहाँ पर हुई। और अगर कहीं गलती से अगर अपने माता पिता को बताया कि सर जी आज बहुत मारे, तो वहाँ पर घर पर आकर के अलग कुटाई होती थी कि इसका मतलब है कि तुम जरूर बदमाशी किए होगे, इसका मतलब है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ किए होगे, तुमने कुछ ना कुछ गलती अवश्य किए होगे, कुछ ना कुछ तुम्हारा टास्क नहीं पूरा हुआ होगा। तो वहाँ पर कुटाई हुई थी वो अलग, और घर पर कुटाई थी अलग, मतलब दोनों जगह से कुटाई। तो भाई एक ही जगह पहले कुटाई खा लें, ये इसी में हम लोग क्या समझते थे कि ये अच्छी बात है, इसीलिए अगर वहाँ पर कुटाई हुई तो घर पर तो बताना ही नहीं है। लेकिन आज के समय में वो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा आज के समय में नहीं है। शिक्षक उनको जैसा पढ़ाना है वो अपने मुताबिक पढ़ाते थे। आज के समय में बच्चों के हिसाब से आपको जाना है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। अगर प्लान ए के मुताबिक बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो प्लान बी आपको लाना पड़ेगा। इसीलिए शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो वहाँ से आपको हट जाना है। फिर कंठस्थ करवाना वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रटना रटाना वहाँ पर नहीं है, तो कंठस्थ करवाना भी वहाँ से नहीं है, वहाँ पर भी आपको हट जाना है। सज़ा और दंड तो बिल्कुल भूल ही जाइए, अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से हटा लीजिए। अपने बारे में ये नहीं सोचिएगा कि नहीं मैं बहुत सारी कुटाई खा करके आया हूँ तो मैं भी बहुत कूटूंगा, ऐसा नहीं करना है, वो आपको छोड़ देना है। बच्चे किस प्रकार से, क्योंकि आप अगर इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे सीखेंगे, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए ये सज़ा और दंड को तो आपको भूल जाना है। पुस्तक केंद्रित भैया नहीं, जब आपका शिक्षक केंद्रित नहीं है तो पुस्तक केंद्रित कहाँ से होगा। पुस्तक केंद्रित कुछ नहीं, आप जो बच्चा किस प्रकार से सीख रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो इसीलिए केवल पुस्तक केंद्रित नहीं होगा। निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप व्याकरण के माध्यम से ज़्यादा व्याकरण को एकदम से नहीं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं तो मैं व्याकरण का मर्मज्ञ हूं तो मैं व्याकरण को थोप रहा हूं, तो अगर वैसा करेंगे तो बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, और निष्क्रिय हो जाएंगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। आप बड़े ही अच्छे शिक्षक भले ही हों, बड़े ही ज्ञानी शिक्षक भले ही हों, लेकिन बच्चों की नज़र में आप फूटी कौड़ी भी नहीं हैं। तो इसीलिए वैसा नहीं करना है, निष्क्रियता आपको नहीं करनी है। फिर उच्च शिक्षा, अगर उच्च शिक्षा भी है तो वहाँ से भी आपको हट जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च शिक्षा से नहीं बल्कि आपको जो उसका स्तर है उसी पर आपको शिक्षा देनी है, इसीलिए उच्च शिक्षा नहीं। फिर ग्रेडिंग अंक, आपको वहाँ पर ग्रेडिंग अंक से संबंधित अर्थात ग्रेड में आपको विभाजन वगैरह नहीं करना है। बच्चा जैसा सीख रहे हैं बच्चों के हिसाब से, उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको समझ करके ही आपको करना है, इसीलिए ग्रेडिंग अंक नहीं। फिर लैंगिक
लैंगिक असमानता बिल्कुल भी नहीं कि लड़कियां केवल लड़के केवल, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल पार्टीशन तो होनी ही नहीं चाहिए कि ये केवल ये फील्ड है तो होम साइंस है तो लड़कियां पढ़ सकती है, अगर होम साइंस है तो लड़का नहीं पढ़ सकता है। ये ऐसी चीज़ों में आपको आज के समय में नहीं जाना चाहिए। फिर व्याख्या या व्याख्यान तो बिल्कुल भी नहीं, केवल आपको व्याख्या और व्याख्यान के माध्यम से आपको टीचिंग नहीं करनी है, क्योंकि आज के समय में वो व्याख्यान और व्याख्या छोटे बच्चों पर ये तो लागू होता ही नहीं है। आप बड़े बच्चों पर कर सकते हैं लेकिन छोटे बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इसीलिए व्याख्या व्याख्यान नहीं चलेगा। फिर अंक के आधार पर विभाजन, अब अंक के आधार पर आप बच्चों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो आप विभाजित करते हैं कि नहीं ये तेज बच्चा है, इसको अंक के आधार पर आप एक साइड रख दिए, मतलब सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में अंक के आधार पर आप जो विभाजन कर रहे हैं तो उसमें कुंठाग्रस्त बच्चा हो सकता है, तो या फिर कुंठा भी इसमें जोड़ दीजिए, कुंठा शब्द अगर आपका आ जाए तो वहां से भी आपको भाग जाना है। तो इस प्रकार से जो निगेटिव आपका कोड वर्ड है, निगेटिव आपका टैग वर्ड है, वहां से आपको हट जाना है और हमें यह देखना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो हमें ये इस पर उसको ऑप्ट करना चाहिए। अगर नेगेटिव में कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से अगर हमें ये पता पहले कर लेना चाहिए कि ये कौन सा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। फिर अब आ जाइए आप ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका मैक्सिमम लॉन्गर जो आंसर है, जो लॉन्गर आंसर है, जो बड़ा आंसर है, बड़ा जो आंसर है, बड़ा जो आपका विकल्प है, उस पर आपको जाना चाहिए। बड़ा विकल्प, बड़ा विकल्प, वो बड़ा विकल्प कैसा हो तो पॉजिटिव। अगर बड़ा विकल्प है और पॉजिटिव वे में है तो आप उसके साथ आंख बंद करके आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मतलब 90% 90 to 95% ऐसा होता है कि अगर आपका विकल्प बड़ा है और विकल्प अगर पॉजिटिव है, तो बड़ा विकल्प है भी और पॉजिटिव भी है, तो वो आपका सही माना गया है आपका सीटेट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका तीसरा जो टिप्स है, तीसरा जो ट्रिक है, वो कौन सा है तो सबसे पहले तो बच्चे को सम्मान देना है। बच्चे को सम्मान देना है। और दूसरा क्या है तो भगवान। बच्चे को बिल्कुल आपको सम्मान देना है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है तो बच्चे को सम्मान प्रस्तुत करना है। कुछ भी कर ले, लेकिन आपको कुछ भी कर ले, आपको सम्मान देना है। कोई भी चीज़ें हो, भगवान का रूप होता है बच्चा, इसीलिए भगवान को जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, बच्चों को भी आज के समय में उस प्रकार से सम्मान देना होगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक कक्षा में एक बच्चे शोर मचा रहे हैं, शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें रहेगा विकल्प 1 कि बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे की शिकायत प्रधानाध्यापक से करनी चाहिए, बच्चे को तुरंत कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, या फिर चौथा विकल्प आपका ये हो सकता है कि शोर करने के कारण का पता लगाना चाहिए। तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए तो कारण का पता, यहां पर जो है कारण का पता जो है उसके साथ में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो पॉजिटिव वर्ड हैं और नेगेटिव वर्ड हैं, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और उस प्रकार से आपको ऑप्ट करना है। तो जैसे ही मैंने क्या कहा कि एक बच्चा क्लास में शोर मचा रहा है और शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए, तो उसके कारण का पता लगाइए कि वो आखिरकार शोर मचा क्यों रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका 3rd हो गया। फिर 4th नंबर ट्रिक जो है वो है कि जो उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी या
ए बी दोनों, ऐसे जो विकल्प होते हैं इसका आपको चुनाव करना है। ट्रिक नंबर 4 में आपका ये है कि अगर विकल्प, क्योंकि 99% ऐसा, 90 to 99% ऐसा सीटेट में देखा गया है कि अगर विकल्प में उपरोक्त सभी है तो वो सही माना गया है, या अगर ए बी दोनों है तो उसमें वो आपका है। जैसे अगर मान लीजिए कि विकल्प एक है या ए है, तो इसमें क्या है, तो कोई ऑप्शन दे दिया। विकल्प बी है, इसमें कोई ऑप्शन दे दिया। विकल्प सी है, इसमें दे दिया ए बी दोनों, और डी में कुछ और दे दिया। तो अगर विकल्प सी में दे दिया है कि ए बी दोनों, तो आपको उसके साथ जाना है। और वो कब जाना है, जब आप कंफर्म नहीं रहे। अगर आप 100% कंफर्म है पहले से ही कि नहीं इसका विकल्प ये होगा, तो आप तो उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन ये कब लगाना है, जब आप कंफर्म नहीं रहे तब लगाना है। फिर अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों नहीं है, विकल्प ए बी सी में कुछ है और उपरोक्त सभी चौथे में है, तो आपको उपरोक्त सभी के साथ जाना चाहिए। ये आपका चौथा नंबर ट्रिक हो गया। ये नंबर 5वां ट्रिक जो है, ये नंबर 5वां ट्रिक आपका है कि छोटे जो प्रश्न होते हैं, छोटे जो अर्थात ये छोटे प्रश्न कह दीजिए, जो छोटे प्रश्न होते हैं उस पर आपको ज्यादा समय लगाना है, ज्यादा समय। और जो बड़े जो प्रश्न हैं उस पर कम समय। आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो छोटे जो प्रश्न होते हैं वो कई बार, अर्थात जो बहुत आपको आता है, वैसे जो आपको ज़्यादा आता है उस पर आपको ज़्यादा समय खर्च करना चाहिए, और जो बड़ा प्रश्न होता है उस पर आपको कम समय खर्च करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? तो क्योंकि आप ये भली भांति जानते होंगे, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि छोटे प्रश्न हैं और आपको ये आता था, और उसी में आप जल्दीबाजी में आपने क्या किया कि गलत ऑप्शन का चुनाव करके आप आ गए। और जब आप आए, परीक्षा देकर के आए, आप मिलाए, तो आपको लगा कि अरे यार मैं ये क्या कर दिया, इसको ये कैसे गलत हो सकता है मेरे से, ये तो गलत हो ही नहीं सकता था, मैं गलत कैसे करके आ गया। और अगर आप 7-8 प्रश्न भी अगर ऐसे कर लेते हैं तो आप समझिए कि लाखों के रेस में बहुत पीछे जा चुके हैं। और अगर आप वहीं पर थोड़ा सा समय लेकर के आप अगर सही निशान लगाते हैं तो लाखों की रेस में आप बहुत आगे निकल गए हैं। ये भी बात है, दोनों बात। तो या तो आपको बहुत डाउन साइड कर देगा या भाई बहुत अप साइड कर देगा। तो इसीलिए आप जो आते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सही तरीके से, क्योंकि जल्दीबाजी में लोग गलत करता है। और जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें कम समय इसलिए लगाना है क्योंकि आपको देख करके जो हमने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से आपको ऑप्ट करना है, उस प्रकार से आप अगर करेंगे तो ये निश्चित तौर पर जो बड़ा विकल्प और पॉजिटिव विकल्प है तो उसको आप ऑप्ट कर देंगे तो प्रायः वो निश्चित तौर पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अब नंबर 6 नंबर जो ट्रिक है वो पैसेज का है। पैसेज जो होता है आपका, पैसेज जो होता है वो पैसेज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आपका 15 से 25 कई बार प्रश्न आते हैं आपके पैसेज से। और ये आपका एब्सोल्युटली आपका फ्री जो मेवा होता है ना, फ्री मेवा आपका बांटा जाता है। तो फ्री मेवा बांटा जाता है, लेकिन यहां पर भी बहुत गलतियां लोग करते हैं जिसके कारण से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैसेज में जो भी चीजें लिखी हैं उसको आपको एकदम ध्यानपूर्वक थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना है और जो एक प्रकार से आपको फिर उसको देखना है, प्रश्न को देखना है और क्या पूछा जा रहा है उसको देखना है और फिर वो जो पैसेज में जो कह रहा है उसके मुताबिक आपको टिक कर लेना है। ये क्योंकि अब सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप जो आपके पास जो पेज दिया जाता है उस पर आप ये कर सकते हैं। तो एबीसी के माध्यम से ये आप कर सकते हैं। तो ये
फ्री में बांटे जाते हैं, मेवा बांटे जाते हैं, तो ये आप कई बार बहुत उत्साहित में गलत करके आ जाते हैं। तो इसको पैसेज को पढ़ करके ही आपको आंसर देना है, अपने मन से नहीं देना है। कई बार लोग क्या करता है कि अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, और अपने ज्ञान का वहां पर प्रदर्शन करने लगता है और अपने अकॉर्डिंग कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए के आधार पर वो करके आ जाता है और वो गलत आंसर करके आ जाता है। क्योंकि पैसेज जो कह रहा है भैया आपको वो करना है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो ये ध्यान देना है पैसेज करने में कि पैसेज जो कह रहा है सिर्फ वो आपको आंसर करना है, अपने मन का कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान देना है। और नंबर 7 ट्रिक जो है वो ये है कि आपको प्रश्न करने से पहले जो आपके प्रश्न हैं उसमें कौन सा नहीं हो सकता, अब प्रश्न को पढ़ लेना है, क्योंकि ये तब अप्लाई करना है जब आपको नहीं क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है और आपको करना ही करना है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आप छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, तो आपको करना ही है। तो आपको ये देखना है कि जो विकल्प है उसको पहले पढ़ लेना है। उस विकल्प में आपको ये अनुमान लगाना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहले उसको छांट देना है। फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता है दूसरे में, वो उसको भी छांट देना है। तीसरा कौन सा नहीं हो सकता है उसको भी छांट देना है। अगर 3 आपका ऑप्शन छटा गया तो निश्चित तौर पर आपने सही उत्तर को ऑप्ट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 2 आप छांट लिए कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है। अब ए और बी में दोनों में से कौन होगा पता नहीं, तो कम से कम आपका 50-50% चांस है कि आप एक में लगाएं तो 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये भी आप वहाँ पर तकनीक अपना सकते हैं कि आपको ये तय करना होगा कि आपका ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ये भी आपको आना चाहिए कि कौन सा नहीं होगा, और उसको छांट करके आप सही प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी पूर्वक आपने ये सुना होगा, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप 100% ये आप इस सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, या किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से आपने सुने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।